नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात करेंगे अभय चौटाला के उस स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर करार दिया है कि बीजेपी अब जेजेपी को टुकड़े टुकड़े में बांट देगी। लेकिन इस बयान का मकसद क्या है, और खास बात यह है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी, एक समीक्षा बैठक थी कि इंडियन नेशनल लोकदल को हार का सामना बड़ौदा उपचुनाव में क्यों करना पड़ा। अब इस समीक्षा को करते करते जो कुछ और बातें निकलकर सामने आई, उसका लबोलबाब कुछ यूं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। कई बार यह कहा जाता है कि जब आप एक निशाने को साधने जाओ, बहुत सारे और रास्ते में मिलती चली जाती हैं। कमोबेश इंडियन नेशनल लोकदल की समीक्षा बैठक को इसी तर्ज पर देखा जा सकता है, क्योंकि साधना तो इस बात को था कि आखिर इनेलो की हार क्यों हुई, लगातार दूसरी बार उनके प्रत्याशी की जमानत क्यों जब्त हुई। लेकिन इन तमाम चीजों को साधते साधते अभय चौटाला इस मुकाम तक भी पहुंच गए कि जिस जेजेपी ने उनको कमजोर किया था, उसी जेजेपी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रणनीति तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये जो जेजेपी है वो टुकड़े टुकड़ों की पार्टी है। सुनिए जरा। जिसने आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जिन लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, उसी बीजेपी ने इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए भी योजना बना चुकी है। और बहुत जल्दी इस जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भी लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं और ये गैंग बिखरने वाला है। इसलिए आपको तो टारगेट कांग्रेस को और बीजेपी को करना चाहिए। ये बयान सुन लिया आपने। चलिए अब तीनों राजनीतिक दलों की तरफ से उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ कराता हूं, उसके बाद पंचायत की शुरुआत। प्रवीण अत्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। अजय गुलिया जी जेजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमनदीप केसरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। अमनदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रवीण अत्री जी, रणनीति तैयार कर लिया आप लोगों ने जेजेपी को तोड़ने की? अभय सिंह जी 2018 के बाद पहले भी इस तरह की बात कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें कमजोर किया है। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि जिस तरह से आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, समीक्षा थी बड़ौदा उपचुनाव की, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता ये सवाल पूछे कि क्या कारण है हमारा वोट बैंक इस तरह से घटता जा रहा है, उस सवाल को उठने से पहले इस तरह का बयान जारी हो जाता है कि कार्यकर्ता आसमान में तारे गिनने लगते हैं। कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज रखने के लिए, कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश के कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, कार्यकर्ता का मनोबल थोड़ा बने, उस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। जिस तरह से विक्टिम कार्ड प्ले किया गया है, मुझे कई बार हैरान भी करता है जब अभय सिंह जैसा नेता इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। सच्चाई नहीं है इसमें कुछ? नहीं, देखिए साकिब, मैं वही बता रहा हूँ। जहां तक जेजेपी और बीजेपी का है, दोनों राजनीतिक दल गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। गठबंधन की अपनी मर्यादाएं, अपने दायरे होते हैं और दोनों राजनीतिक दल के नेता उन दायरों में रहते हुए अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं जिस तरह से प्रदेश के अंदर लगभग 1 साल से गठबंधन सरकार चल रही है और बहुत बेहतर चल रही है। गठबंधन सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो एक माइलस्टोन के तौर पे है, चाहे युवाओं को 75% रोजगार की रिजर्वेशन की बात है। प्रवीण अत्री जी, इस डिबेट से पहले मैं कुछ राजनीतिक जानकारों से बात कर रहा था। वो ये कह रहे थे कि देखिए, यहाँ जेजेपी का कैंडिडेट नहीं उतरने दिया गया बड़ौदा उपचुनाव में, क्योंकि इनके कैंडिडेट का भी प्रदर्शन पिछली बार खराब नहीं था, ठीक ही था। आपने अपना कैंडिडेट उतार लिया। जब 75% प्राइवेट नौकरी में आरक्षण की बात होती है, उसका क्रेडिट आप लोग लेने नहीं देते जेजेपी को। तो ऐसे में तो आप लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और जेजेपी को कह रहे हैं कि आप बस पीछे बैठिए, रिलैक्स कीजिए। नहीं, देखिए साकिब, ऐसा है, सरकार जब गठबंधन में चल रही हो, 2 राजनीतिक दल मिलकर सरकार चला रहे हो, तो सरकार में जो भी निर्णय होगा उसका श्रेय तो सरकार को जाएगा, मतलब दोनों दलों को जाएगा। ऐसा नहीं है किसी दल विशेष को उसका जो है क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि जब 2 दल मिलकर चला रहे हैं तो क्रेडिट भी दोनों दलों का है।
और जहां तक बात है जेजेपी का कैंडिडेट ना होना, देखिए ये तो जेजेपी के नेता भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट पिछले चुनाव में जेजेपी से ज्यादा थे और भारतीय जनता पार्टी का इसलिए उसके ऊपर पहला हक बनता था, जो जेजेपी के नेताओं ने मानते हुए इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। अजय गुलिया जी, ये जो तर्क प्रवीण अत्रे जी ने दिया है कि योगेश्वर दत्त का जो वोट था पिछली बार वो ज्यादा था आपके प्रत्याशी से, इसलिए उनका हक पहले बनता था, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से? देखिए साकिब भाई, मैं एक चीज मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहावत है जो अमूमन हम गांव में सुनते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी और खड़ा सिक्का मेरे बाप का। देखिए अगर जेजेपी का कैंडिडेट होता तो यही सवाल भाजपा के लोगों से होते हैं। अब जब गठबंधन में है, दोनों दल साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, आपकी तो बात किसी एक के खाते में तो ये सीट जानी थी। अजय गुलिया जी, आपकी बात डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, मगर प्रवीण अत्रे जी नहीं, ने नहीं, स्पष्ट साकिब तौर भाई, पर नहीं, कहा मेरी है, बात तो प्रवीण सुनिए। अत्रे जी ने तो साकिब स्पष्ट भाई, तौर मेरी पर बात कहा है सुनिए। कि योगेश्वर दत्त को ज्यादा सीटें आई, ज्यादा वोट आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ौदा से, इसलिए उनका हक पहले था और इसलिए जेजेपी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये बात ये बात कोई ऐसी थोड़ी है कि हम कोई आपसे झूठ बोल देंगे। नहीं तो साकिब सुमन इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, तभी इनको पता है तभी मैं पूछ इस रहा हूँ, वोट किसकी ज्यादा आई थी। तभी अगर पूछ रहा हूँ अजय गुलिया जी, तभी पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने इसी शर्त पर ये मान लिया था ना कि हाँ चलिए बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार ले, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट को 2019 में ज्यादा सीट मिली, ज्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। देखिए दोनों दल के नेताओं के बीच में विचार विमर्श हुआ, सीट बीजेपी के खाते में गई। आज इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर ये सीट जेजेपी के खाते में आती तो भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए जब दो चीजों के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में एक राजनीतिक दल ने चुनाव लड़ना है तो किसी के खाते में तो वो सीट जानी थी। हाँ तो चलिए, कम से कम जरूर इच्छा ये तो है कि अजय हमारे खाते में आए। कम से कम ये तो है अजय गुलिया जी कि आपने ये तो कह दिया प्रवीण अत्रे जी को कि सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं था जिसकी बात आप कर रहे हैं कि योगेश्वर दत्त को ज्यादा वोट मिले थे। बहुत सारी चीजें ठीक है अजय गुलिया जी, अब दूसरे पहलू पर आते हैं। प्रवीण अत्रे जी, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे। अजय गुलिया जी, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अभय चौटाला ने यह कह दिया कि जेजेपी को तोड़ देगी बीजेपी, खत्म कर देगी बीजेपी। अग्री और डिसएग्री? कंप्लीटली डिसएग्री साकिब भाई। साकिब भाई देखिए एक चीज है कि आज कोई किसी को अगर तोड़ना चाहे, हम ये चाहें, वो मैं बार बार फिर वही बात कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहावत है कि हर कोई ये चाहता है कि दूसरा उससे नीचे रहे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसको तोड़ना चाहता है। जब हमने चुनाव लड़ा प्रतिस्पर्धा थी, अच्छी बात थी, लेकिन आज एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सरकार चला रहे हैं। लेकिन वो तो बना ही नहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सर्वोपरि बात ये है कि हरियाणा का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो 1 साल हो गया, अभी तक बना ही नहीं। उसके लिए कमेटी बन गई, उसकी ना कोई आल है ना कोई चाल है। फिर ये 75% करा क्यों लाभ रहे हैं? ये तो आप न्यूज चैनल 75% करा आप क्यों मुझे ये बता दीजिए ना कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो गया। बता दीजिए, दावा कर दीजिए आप अजय गुलिया जी आज। नहीं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ ये 75% किस बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी का गठन किया गया था ना, जिसकी अध्यक्षता अनिल विज कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष अनिल विज हैं। नहीं देखिए, आप बता दीजिए कि हाँ इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बन गई है और ये चंद बिंदुएं हैं इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। आप दावा कर दीजिए ना इस बात का। नहीं साकेत भाई, मैं तो कह रहा हूँ 75% किस बात करे। मैं तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो उसी कॉमन प्रोग्राम की बात कर रहा हूं कि अभी तक ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो धरातल पर है ही नहीं। आपने अपने मैनिफेस्टो में 75% का वादा किया था, आपने चाहे जैसे भी उसको पूरा करवाया, जैसे भी करवा लिया आपने उसको पूरा। अरे जैसे भी करवाया का क्या मतलब? मैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहा हूं अजय गुलिया जी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आप दोनों की पार्टियों की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने 1-2 बैठकें हुई, उसके बाद कहां है उस कमेटी की रिपोर्ट, कहां है, क्या अपडेट है उस कमेटी में? मीडिया को तो अभी तक जानकारी नहीं है, आप लोगों को जानकारी होगी, अच्छी बात है, लेकिन क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने है, धरातल पर है, आपके टेबल पर है? आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ साकेत सुमन जी, आपको मैं दावा करता हूं कि ये 15 पॉइंट या 20 पॉइंट या 10 पॉइंट या 75 पॉइंट हैं जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तय कर लिए हैं और जिसको आगे आने वाले 4 सालों में हम लोग पूरा कर लेंगे। साकेत भाई वो कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन।
वो तो कुछ भी कहते हैं। आज 75% किस आज बात आप का कहावत रिजल्ट है? कहने के लिए ही जुड़े हैं, अब ये तीसरी कहावत कह दी आपने। नहीं तो 75% किस बात का रिजल्ट है? क्या ये कॉमन ये मिनिमम दोनों प्रोग्राम, क्या ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? नहीं, बिल्कुल। तो क्या ये जब कॉमन सरकार मिनिमम बनी प्रोग्राम में थी, सिर्फ एक ही पॉइंट है? नहीं, अब आप एक बात बताए ना, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, सर तो एक साल मैंने में वो आप कहा था कॉमन ना, वेल मिनिमम बिगनिंग प्रोग्राम हिसाब तय से नहीं कर पाए। ठीक है गुलिया जी, हम मुद्दे से भटक जाए। आज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नहीं है, जब इस पर कुछ और बाइट्स ले लेंगे हम लोग आप लोगों की दोनों ही पार्टियों की तरफ से, तो फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। आज मसला है अमनदीप केसरी साहब कि आप लोगों को जी जी करनी थी अपनी समीक्षा कि दूसरी बार लगातार क्यों जमानत जब्त हो गया आपके प्रत्याशी का, और फिर आप लोग पहुंच गए बीजेपी और जेजेपी पर। सर कोई औचित्य है क्या, कोई आधार है इस स्टेटमेंट का? बस यूं ही दे दिया, जो प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, बस वैसे ही दे दिया हवा हवाई? जी साकेत जी, अगर थोड़ी देर आप दोनों प्रवक्ताओं की और प्रतिक्रिया ले जाते तो शायद आप निष्कर्ष खुद ही निकाल देते कि क्या औचित्य स्टेटमेंट का है या नहीं है। और आप लगभग उस तरफ पहुंच ही चुके थे, थोड़ी दूर है, उसकी कमी मैं पूरी कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिस संदर्भ में इस बयान को बताना चाह रहे थे प्रवक्ता, उस संदर्भ में ये बयान नहीं था। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, आप ध्यान से सुनिए। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उस संदर्भ की बात कर रहे थे कि आगे कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पे किस किस को टारगेट करना है। जेजेपी तो कोई सीरियस प्लेयर है ही नहीं हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर। हरियाणा प्रदेश के लोगों ये समझ चुके हैं और उनको दिखा भी दिया है। इसीलिए तो ये जो आप बार बार इनसे सवाल कर रहे थे कि बड़ौदा में खुद जेजेपी का कोई प्रत्याशी उतरना ही नहीं चाहता था, इनको भी पता था कि ग्राउंड पे इनकी हालत क्या है। इसी संदर्भ में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि जेजेपी कोई सीरियस प्लेयर नहीं है, और जिस प्रकार इनके विधायक इनके तो खिलाफ बोलते हैं और ग्राउंड पर आके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो मदद करते हैं, उनके लिए कन्विंसिंग करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो अपने सहयोगी दल के साथ किस तरह का बर्ताव करता है, वो आपने शिवसेना के साथ देखा, अकाली दल के साथ देखा, पीडीपी के साथ देखा, और हाल में अगर वो साथ भी रखता है तो किस तरह से मारता है वो बिहार में भी आपने देखा। तो ये उस संदर्भ के अंदर बात थी। ये कोई आपकी आवाज नहीं आ रही साकेत जी। अमनदीप जी, मैं ये कह रहा हूं आप उस पार्टी को नॉन सीरियस प्लेयर कह रहे हैं जो इस वक्त सत्ता में। नहीं आप सर सत्ता में किस तरह से है और क्या वो सत्ता में कर रहे हैं, वो आप भी अभी सवाल पूछ रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का। असल में ये जो है ना, लूट के लिए इन्होंने एक सहमति बनाई हुई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो जनता के हितों के लिए होता है, वो इसलिए नहीं बना, लेकिन लूट के लिए सहमति है। इसलिए डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, कौन से में हम देखेंगे। और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसलिए नहीं बन रहा है। तो ये सत्ता में किस लिए है, किस वजह से है, वो बेहतर आप जानते हैं। मैं उस चीज के विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। काउंटर तैयार है आपके लिए अमनदीप जी। अजय गुलिया जी, आपसे शुरुआत करता हूं। पहले नॉन सीरियस प्लेयर साकेत भाई, मैं ये मानता हूं कि इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप क्या कह सकते हैं, देखिए, एक राजनीतिक दल जिसको कि एक मजबूत दल के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर देखा जाता था, उन्होंने अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी को स्वयं तोड़ने का काम किया, और वो कह रहे हैं कि नॉन सीरियस पॉलिटिक्स राजनीतिक किसी दूसरे को कह रहे हैं। तो इस बारे में मुझसे कोई टिप्पणी ना ले कम से कम। साकेत भाई, देखिए, एक चीज है, आज बात है डेवलपमेंट की कि हरियाणा प्रदेश का भला किस प्रकार से हो सके। नहीं, क्या ये बात गलत है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं का अधिकार हो, हरियाणा प्रदेश के जो हमारे उद्योग हैं वो अधिकार उनको दिया गया? जो छात्र दूर एग्जाम देने जाते थे उनको अपने गृह जिले के अंदर एग्जाम देने का किया गया। ये सारी चीजें हैं जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करने का काम कर रही है। गठबंधन सरकार के एक साल पर आज हम नहीं चर्चा कर रहे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। प्रवीण अत्रे जी, आपका काउंटर अमनदीप केसरी जी के लिए। देखिए, ऐसा है साकेत, जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जिस तरह से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा अभय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल को पहले कमजोर किया, तो मुझे कई बार हैरानी भी होती है उनके इस तरह के बयान से कि वो इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले करके कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी कमजोर करते हैं।
क्योंकि कार्यकर्ता के मन में एक सवाल तो सहज रूप से आता है कि इसका मतलब हमारा नेतृत्व इतना सक्षम ही नहीं है कि वो हमारी पार्टी को संभाल सके। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि विक्टिम कार्ड प्ले करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो गाहे बगाहे जब इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता पे सवाल खड़े करता है। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता उदाहरण देना शुरू करते हैं साहब। अब नीतीश कुमार जी का उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि इनको समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी आज ही मुख्यमंत्री की शपथ ली है उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो वायदा किया मुख्यमंत्री तो उसको पूरा आपने किया है। महबूबा मुफ्ती और को दूसरी बनाया बात, था। अरे रुकिए रुकिए अमन भाई, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए भाई, महबूबा अमन मुफ्ती जी को की परेशानी मुख्यमंत्री अभी आपको बनाया था बहुत होगी, अभी शुरू उसका क्या हालत जहां थी? तक अभय सिंह जी के बयान के संदर्भ का सवाल है, देखिए हो क्या रहा है, बयान भी इंडियन नेशनल लोकदल देती है, संदर्भ भी इंडियन नेशनल लोकदल ही तय कर रही है। आपका संदर्भ तो तभी तय हो गया था जब आपने बयान दिया था। अब तो संदर्भ तय करने का मौका या तो मीडिया को दीजिए या जनता को दीजिए, वो तय करेगा संदर्भ को। ये लगभग वैसा ही बयान है जिस तरह बड़ौदा उपचुनाव से पहले बयान जारी कर दिया गया था कि साहब बड़ौदा उपचुनाव के बाद जो है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब इनसे पूछो देते आंकड़ों के आधार से बता तो दीजिए क्या शुरू हो जाएगी, तब इनके पास जवाब नहीं होता था। अब यहाँ हुआ क्या कि बड़ौदा उपचुनाव में जो नतीजा आया और उसमें जिस तरह से वोट पड़े इंडियन नेशनल लोकदल को, वो सवाल इनके कार्यकर्ताओं के मन में भी है कि ऐसा क्या है कि लगातार हमारा वोट कम हो रहा है, हम इस स्थिति में क्यों जा रहे हैं। अब कार्यकर्ता के मन में जो सवाल है उसको दबा दिया जाए, उसके लिए क्या हुआ है, इस तरह का एक बयान जारी कर दिया जाता है, एक भविष्यवाणी कर दी जाती है जो सच्चाई के आसपास भी नहीं होती है। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं और अपने गठबंधन के दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं, उसका नतीजा, उसका असर जो है प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है। जिस तरह के काम हुए, आपने जैसे प्रदीप गुलिया जी से आपने सवाल किया तो एक मिनट साकेत, आपने गुलिया जी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में आप सवाल कर रहे थे। साकेत देखिए, पहले तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जब दो राजनीतिक दल को सरकार चलाते हैं और जो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है वो उन दोनों राजनीतिक दलों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वो कोई ऐसा कागज नहीं होता जो पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम किस तरह से अपनी सरकार चलाएंगे। और जो ये 75% का जिक्र है वो दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के अंदर। सिंपल सा सवाल है मेरा, बार बार आप दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जा रहे हैं, तो ये एक छोटा सा सवाल है मेरा प्रवीण अत्रे जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए जो कमेटी बनी थी वो अपने अंजाम तक पहुंच गई? हाँ, वही मैं जवाब दे रहा था। देखिए ऐसा है कि जो जिसका जिक्र गुलिया जी ने भी किया 75% रोजगार का, देखिए जो दोनों पार्टी, सवाल मैंने पूछा नहीं 75% आरक्षण का, मैं तो ये कह रहा हूँ क्या वो कमेटी अपने अंजाम तक पहुंच गई है? उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया है क्या? जवाब दे रहा हूँ, अरे वही जवाब दे रहा हूँ साकेत भाई, रुकिए तो ना। जब पहली मीटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में जो वायदे ऐसे थे जो कॉमन थे, उसके ऊपर तो पहली मीटिंग में सहमति बन गई थी। अगर आपको याद होगा अनिल साहब का वो बयान जिसके अंदर 75% का रिजर्वेशन वाला मामला था, पेंशन बढ़ोतरी वाला मामला था। आपको ये भी याद होगा प्रवीण अत्रे जी, आपको ये भी याद होगा प्रवीण अत्रे जी कि उस पहली मीटिंग के बाद अधिकारियों को दिया गया था कि आप वर्कआउट कीजिए कि कितना इसमें खर्चा आएगा। क्या ये हो गया सर? नहीं, वो अधिकारियों को जो कहा गया था ना वो फाइनेंशियल उसके लिए कि फाइनेंशियल तो जब तक फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं आ जाएगा, फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं आ जाता है, क्या उस पर आगे बढ़ सकते हैं क्या प्रवीण अत्रे जी? साकेत भाई रुकिए, आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 75% रिजर्वेशन वाला वायदा था उसके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेक नहीं करने थे, आप समझिए। पहले जो पेंशन बढ़ोतरी का वायदा था उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेक। क्या आप प्रदेश के लोगों को ये गठबंधन सरकार गुमराह कर रही है कि पहले कहते हैं कि जी एक सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी बना दिया, उसके बाद उसकी बैठकें शुरू हो गई और हम लोगों को, आम हरियाणा के निवासियों को यह लगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक उसी तरीके से होगा जैसा घोषणा पत्र तय होता है, दोनों ही पार्टियों का मिल करके होगा कि इन 5 सालों में हम ये काम करेंगे सर। अब आप छिटपुट तरीके से अगर आप पूरा किए जा रहे हैं तो फिर हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या। सवाल किया है तो मैं चाहता हूं कि जनता भी सुने और आप भी सुने। मैंने क्या कहा, जब कमेटी बनाई गई, कमेटी ने जो फर्स्ट मीटिंग थी, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में जो वायदे ऐसे थे जो हूबहू कॉमन थे, उसको तो उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया था। अभी साहब ने मीडिया में आके बता दिया था कि ये वायदे ऐसे हैं जिनको हम तुरंत लागू कर रहे हैं, और कुछ वायदे ऐसे थे जिसके ऊपर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की स्टडी भी करनी थी, मंत्रणा भी करनी थी, उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। अमनदीप केसरी जी का काउंटर, अमनदीप जी का जी ये साकेत जी खुद ही बता रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी, जो जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि 75% हमारी वजह से हुआ, तो अब इनसे पूछ लीजिए, ये कह रहे हैं कि वो तो हमारे उसके अंदर भी था घोषणा पत्र के अंदर। कॉमन था भाई, दोनों का कॉमन ये था। आपके मैनिफेस्टो में तो था ही नहीं है 75%। मैं क्या, देखिए साकेत, जिसपे आपके मैनिफेस्टो में कहा था, आपने अभी कहा कि जो दोनों के मैनिफेस्टो में था उसको लेकर के हमने तुरंत कर दिया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ेंगे आप साकेत, उसमें पढ़ के देख लीजिएगा,
जिस तरह से जेजेपी ने 75% की बात की हुई थी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़िएगा और उसके बाद मुझसे ये सवाल आप इतना बता दीजिए कि क्या आपने 75% प्राइवेट नौकरियों में किया था? क्या ये दावा किया था आपने? घोषणा पत्र में था प्रवीण अत्रे जी? जी, हमने 70% की बात की थी। उस वक्त तर्क ये भी था, आपको अगर याद होगा, मैं आपके चैनल पे चर्चा कर रहा था जिस वक्त हुड्डा साहब का एक बयान आया था कि ये ऑलरेडी हरियाणा में है, तब जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर थे उसके अंदर 90% का रूल जो था वो केवल इंडस्ट्री के लिए था। अमनदीप जी का काउंटर चैनल पे चर्चा कर रहा था, अमनदीप जी का काउंटर चर्चा कर रहा था तब। देखिए साकेत जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये व्यर्थ की चर्चा इनसे मत कीजिए। इन दोनों प्रवक्ताओं को ये भी नहीं बता सकते कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कमेटी की कब कब मीटिंग हुई, क्या उसका निष्कर्ष निकला और कौन उसके सदस्य हैं। तो ये क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये तो जो डिसाइड जो दो पार्टियों में हुआ वो लूट की डिसाइड हुई है कि कैसे कैसे हमने जो है डिपार्टमेंट बांटने हैं, कौन से मलाईदार विभाग हमने रखने हैं, कौन से उनको देने हैं और कैसे खाने हैं। तो इनसे दोनों प्रवक्ताओं से आप ये सवाल मत कीजिएगा। जो और दूसरी बात जो प्रवीण अत्रे जी बात करें संदर्भ जो संदर्भ पार्टी डिसाइड इनेलो संदर्भ डिसाइड करेगी। अरे भाई जो वक्ता है वो किस संदर्भ में बात कर रहा है वो तो उसी का अधिकार है। अमनदीप जी एक सवाल का जवाब चौधरी अभय सिंह चौटाला अमनदीप जी एक चीज आखिरी में आप अमनदीप जी एक चीज वो आखिरी में कहते हैं कि केवल ग्राउंड पे आप भाजपा एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं अमनदीप काउंटर जी, करें। समीक्षा आप लोगों को करनी थी कि बड़ौदा में क्यों आपके प्रत्याशी लगातार दूसरी बार हार गए? क्या समीक्षा के बाद क्या निकल कर आया सर? सर वही बात मैंने आपके लगातार चैनलों पे भी हुई और आपने अगर प्रोग्राम को आज की मीटिंग को कवर किया, केवल उसके अंदर यही बताया गया कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बड़ौदा विधानसभा के अंदर हुआ उसका जो असर देखने को मिला, और दूसरी बात वहां पर जातीय कार्ड इतना ज्यादा खेला गया। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये था कि कांग्रेस की पहले सरकारी और अमनदीप जी आपको तो ये पता होगा ना कि वहां कांग्रेस जीती है, तो अगर बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया तो फिर कांग्रेस कैसे जीत गई? तो सर वो चला सर वही तो बात है ना। तो अगर जो कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने उसी को टैकल किया, कांग्रेस ने वही तो मुद्दा बनाया। आप क्यों नहीं कर पाए? आप क्यों नहीं कर पाए? सर मैं वही तो बता रहा हूं कि वोटरों के मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल को अपना वोट दे दें, और वो हमने स्वीकार किया कि आज हम उसमें पीछे रह गए, उसी के लिए रणनीति आगे बनाई गई। और उस रणनीति के अंदर कार्यकर्ताओं अभय चौटाला का आपको पुराना स्टेटमेंट याद होगा ग्राउंड पे कि उन्होंने कहा था, अभय चौटाला ने, कि मतदाताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। नहीं पहले नहीं सर, मतदान करने से पहले ही उन्हीं कि वो 1 महीने पहले आखिरी जो उन्होंने कहा कि आखिरी 1-2 दिन के अंदर, जैसे 31 तारीख को हमारी जो आखिरी 1-2 दिन में आप ये बाजी क्यों हार गए आखिरी 1-2 दिन में? सर उसी के तो कारण आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी 2 दिन के अंदर इतना ज्यादा जबरदस्त वहां पर पैसे का दुरुपयोग, घी बांटा गया, सिलेंडर बांटे गए, और कांग्रेस ने दुष्प्रचार ये शुरू किया कि भाई अगर आप लोगों ने वोट दूसरी जगह कहीं डाला तो भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाएगी। उसको सबसे पहला टारगेट जो बड़ौदा विधानसभा की जनता का था वो भारतीय जनता पार्टी जजपा गठबंधन दूसरी जगह डालने का मतलब दूसरी जगह डालने का मतलब दूसरी जगह डालने का मतलब सर दूसरी जगह मतलब अगर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को आपने वोट दे दिया तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए वोट डिवाइड में। सीधी सीधी ये तो आपके चैनलों की आपकी जो रिपोर्टिंग है मतलब वो भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब मतलब ये है अमनदीप जी मतलब ये है अमनदीप जी कि मतलब ये है अमनदीप जी कि मतदाताओं को लगा कि इनेलो को अगर वोट किया हमने तो बीजेपी जीत जाएगी, तो जो आरोप लगता है कि इनेलो बी टीम है बीजेपी की, वही साबित हो जाएगा। ये संभावित है मतदानकर्ताओं ने सोचा होगा, और खास करके जब तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको बीजेपी की बी टीम समझा जा रहा है मतदाताओं की तरफ से, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। चलिए इसी के साथ इस पेशकश को बस इतना ही यहाँ पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस पंचायत में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।